हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग चाहे तो इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों के क्विक रिवीजन की। पहला प्रश्न हमने पढ़ा था कल कि निर्वाचन आयोग जो भारत का है उसने आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और मतदान की निष्पक्षता के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। दूसरा प्रश्न, हाल ही में क्रिस हेपकिंस जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं, तो ये बन गए हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। तीसरा प्रश्न है, अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, ये मिस्र के हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में बिजनेस 20 की एक बैठक हुई है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में। पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय संस्थान द्वारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरूच को विकसित किया गया है और इसको विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। वहीं छठवां प्रश्न है कि हाल ही में चराई देव मोइदम्स को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए भारत की तरफ से नामांकित किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है असम में स्थित है। वहीं सातवां प्रश्न है कि डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की सेवा शुरू की है और इस सेवा का नाम क्या है, तो इसका नाम है तरंग मेल सेवा। वही आठवां प्रश्न है कि यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से लेकर 8 फरवरी के बीच में होगी। ये कहाँ आयोजित होगी, तो ये गुवाहाटी में आयोजित होगी। और नंबर प्रश्न है कि इंडिया ओपन 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कुंडलावुत टिडरसन ने। 10वां प्रश्न है कि किस देश से हारने के बाद भारत हॉकी विश्व कप से बाहर हो गया है, तो ये न्यूजीलैंड से भारत हार गया था। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा सम्मान पाने वालों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है और ये सम्मान है परमवीर चक्र, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को जो परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक हैं उनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐसे 21 बड़े द्वीप हैं उनका नामकरण किया गया है। इन द्वीपों का नामकरण क्यों किया गया, ताकि भारत के लोग जो हैं वो इन सैनिकों का जो बलिदान है, इनका जो पराक्रम है, उसको याद रख सकें। इसके साथ आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी थी, तो उनकी जयंती पर जो पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप की, वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया गया है, तो उस स्मारक को भी अनावृत किया इनके द्वारा गया। अब बात करते हैं परमवीर चक्र की। तो ये भारत का सेना का सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण है, यानी सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है और ये उन लोगों को दिया जाता है जो दुश्मनों की उपस्थिति में यानी युद्ध के समय उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग का प्रदर्शन करते हैं और ज़्यादातर स्थितियों में ये जो सम्मान है वो मरणोपरांत ही दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अब बात करेंगे अब हम आगे प्रश्न की। उससे पहले आप हमारे MPPSC प्री 2022 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, केवल 499 रुपये में। MPPSC प्री के अपडेटेड नोट्स 2022 के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हमारा एक स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, केवल 997 रुपये, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। मुख्य परीक्षा के हिंदी मीडियम के नोट्स हैं। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम के मेंस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी लॉन्च हो गए हैं। 2495 रुपये में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। MPGK की केवल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 150 रुपये में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज केवल 199 रुपये में और 899 में पटवारी के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि 30 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी को और 30 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा के कटक में। यहाँ पर 30 जनवरी गलत लिखा है, ये 30 जनवरी इनको इनका जन्म हुआ था। और 2021 में इसको मनाने की घोषणा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री जो भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा की गई थी, ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, इसका नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, और इसका नाम है INS बागीर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है।
तो जो कलवरी श्रेणी है एक विशेष श्रेणी है, इसकी 5वीं पनडुब्बी है बागीर। इसको 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया और इसको लेकर जो समारोह आयोजित हुआ था वो मुंबई में हुआ था और इसमें एडमिरल आर हरिकुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं। इस पनडुब्बी का निर्माण जो किया है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स मुंबई और फ्रांस का एक ग्रुप है मेसर्स नवल ग्रुप, उन दोनों के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि कलवरी श्रेणी की 4 और पनडुब्बियां कौन सी रही हैं। तो पहली थी आईएनएस कलवरी, दूसरी है आईएनएस खंडेरी, तीसरी है आईएनएस करंज और चौथी है आईएनएस कुरसुर। ये सब नौसेना में शामिल होकर रिटायर हो चुके हैं। और ये जो पनडुब्बी बनाई गई है इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है और भारत ऐसी 6 सबमरीन बन जाएगा। ये उसकी 5वीं सबमरीन थी, यानी 6वीं और आखिरी सबमरीन बनाना बाकी बन चुकी है, उसको लॉन्च की जाएगी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी। तो बागशीर, आईएनएस बागशीर इसका नाम होगा, जब ये नौसेना में शामिल होगी, अभी शामिल नहीं हुई है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि केंद्रीय सड़क और जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने किस राज्य में 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और ये मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये परियोजना स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा ओरछा जो कि निवाड़ी जिले में आता है, वहाँ पर 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और 6,800 करोड़ रुपए की लागत से इनको बनाया गया है और इनकी लंबाई 550 किलोमीटर है। ये 18 है, 28 नहीं है। इस कार्यक्रम के अंदर एक और इन्होंने घोषणा की है, 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बमीठा से सतना के बीच में 150 किलोमीटर का एक 4 लेन का रोड बनेगा और ये ग्रीन फील्ड सड़क होगी। इसके निर्माण की भी घोषणा इनके द्वारा की गई है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। बात 5वें प्रश्न की होगी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस राज्य के संस्थानों का चयन किया गया है, और ये 2 राज्य हैं, उड़ीसा और मिजोरम। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए इस बार 2 संस्थाओं का चयन किया गया है। पहली संस्था का नाम है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि OSDM और दूसरी संस्था जो कि मिजोरम की है लुंगलेई फायर स्टेशन। ये एक फायर स्टेशन है, यानी अग्निशमन आग बुझाने वाला जो केंद्र होता है, जो आग बुझा दमकल वगैरह होती है वो होती है। अब ये जो उड़ीसा का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, चूंकि उड़ीसा एक तटवर्ती राज्य है और वहाँ पर लगातार साइक्लोन्स आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं। आप लगातार देखते हैं खबरों में, न्यूज़ में, जब साइक्लोन आते हैं तो वहाँ कितनी तबाही मचती है। तो वही जो आपदा है उससे कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, कैसे उसको डैमेज कम से कम हो सके, उन सब चीज़ों के लिए ये जो राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र प्राधिकरण है ये काम करता है। और ये जो लुंगलेई फायर स्टेशन है जो कि मिजोरम का है, इसके द्वारा एक विशेष काम किया गया था। 2021 में एक जगह आग लगी थी, तो इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से काम करके काफ़ी सारे लोगों की जान और माल की इनके द्वारा सुरक्षा की गई थी, तो इसलिए इन दोनों को पुरस्कार दिया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है और संगठनों को भी दिया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, हर साल दिया जाता है, 23 जनवरी को ही दिया जाता है। और अगर संगठन को ये पुरस्कार दिया जाता है तो 51 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र मिलता है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार मिलता है किसी को तो 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है, और ये तय किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेगी ताकि हिमाचल जो है 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बन जाए। ये हरित राज्य क्या होता है? हरित राज्य ऐसा राज्य होता है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता का अधिकांश जो है वो रिन्यूएबल यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनसे प्राप्त करता है। इसके लिए 2023-24 के दौरान हिमाचल में 500 मेगावाट से भी ज़्यादा की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। वहाँ के शहरों में जो बसें खरीदी जा रही हैं वो अब ई बसेस जो हैं वो खरीदी जा रही हैं, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बात 7वें प्रश्न की होगी कि किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार 8,50,000 की गिरावट दर्ज हुई है, और ये गिरावट दर्ज हुई है चाइना की जनसंख्या में।
यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 61 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चाइना की जनसंख्या कम हुई है। 2022 में जो चाइना की आबादी थी 1,41.418 अरब थी, और 2021 में ये जो है 8,50,000 कम हो गई, यानी 8,50,000 कम हो गई 2021 के मुकाबले में। ऐसा पहली बार हुआ है। अब बात करें चाइना की, तो चाइना अभी तो दुनिया में आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत बहुत जल्द इसको पीछे करने वाला है, और इन दोनों के बीच में केवल 4 करोड़ लोगों की जनसंख्या का अंतर रह गया है। भारत इसको बहुत जल्दी पार देगा। जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसमें अनुमान लगाया गया था कि 2023 में भारत जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में लगभग 70-75 हज़ार बच्चे पर डे पैदा होते हैं। तो बहुत जल्द हम क्या करेंगे, चाइना को क्रॉस करके दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश बन जाएंगे। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सेलेंस सेंटर कहाँ स्थापित होगा, और ये स्थापित होगा शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पर है, तो ये जो है वो मेघालय की राजधानी है। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने जानकारी दी है कि मार्च 2023 तक, जो कि मिजोरम की राजधानी शिलोंग है, वहाँ पर एक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, और इसकी स्थापना डिजिटल इंडिया स्टार्टअप्स के भारत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से की जाएगी। और ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में स्टार्टअप्स और जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, जो कि काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन गेम्स वगैरह बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक इकोसिस्टम प्रदान करेगा, ताकि वो प्रोत्साहित हो और लगातार काम कर सकें ई गेमिंग के क्षेत्र में, ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विक्रम देवदत्त है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, उसमें सीनियर IAS अधिकारी है विक्रम देवदत्त। इनको DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अगले डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है, और ये 28 फरवरी को स्थान ग्रहण करेंगे अरुण कुमार यादव का, जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में। वर्तमान में जो एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, उसके ये CMD के रूप में काम कर रहे हैं, और ये जो है AGMUT यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों का जो कैडर है, उसके 1993 बैच के IAS अधिकारी है। बात 10वें प्रश्न की होगी कि निम्न में से कौन भारतीय खिलाड़ी ICC की 2022 की सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं है। तो भारत के जो पुरुष वर्ग हैं, उसमें से 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। उसमें रोहित शर्मा शामिल नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, इन तीनों को 23 जनवरी को जो ICC ने एक टीम बनाई है, सर्वश्रेष्ठ T20 2022 की टीम, इस टीम में इन 3 खिलाड़ियों को भारत से शामिल किया गया है। इसके अलावा इसी प्रकार की एक महिला टीम भी बनी है, और इसमें भारत की 4 खिलाड़ी शामिल हैं, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और रेणुका सिंह। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत और मिस्र देश के बीच शुरू हुए पहले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो इसका नाम है साइक्लोन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, और जो सर्वश्रेष्ठ जवाब हमें मिले हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जवाब दिया है आशीष जामरा ने, उसके अलावा शमशेर पटेल और अंकित बेस ने भी जवाब दिया। आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर इस प्रकार से डिस्प्ले हो, तो अपने जवाब को आसानी से अच्छे से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का आपका प्रश्न है कि हाल ही में फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, तो इनमें से किस देश में हुआ था आयोजन, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।